नमस्कार दोस्तों, विदेश रिपाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और इससे संबंधित जो भी पुराने आयोगों में क्वेश्चन आए हुए हैं, उनके बारे में हम अंत में देखेंगे। और आप वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि लगभग जो पॉलिटी है वो पूरा कंप्लीट होने वाली है। अब संसद बचा हुआ है और आपातकालीन उपबंध हैं, केंद्र राज्य संबंध बाकी हुए हैं। इन्हें भी बहुत जल्द ही हम पूरा करेंगे। इसलिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, जो भी आने वाली वीडियो हैं आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगी। जो कैग होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये एक संवैधानिक पद है जो कि अनुच्छेद 148 से 151 तक दिया गया है। और इसे अम्बेडकर जी ने क्या कहा है, तो अम्बेडकर जी ने इसको कहा है सार्वजनिक धन का संरक्षक। जो सार्वजनिक धन होता है उसका संरक्षक अम्बेडकर जी ने कहा है। और इसके कर्तव्य क्या होते हैं, कैग के यह कर्तव्य होता है समुचित विधानमंडल के प्राधिकार के बिना भारत की जो संचित निधि होती है उससे एक भी रुपया कहीं जाना नहीं चाहिए। जब तक विधानमंडल पास न कर दे तब तक कोई भी एक भी रुपया संचित निधि से बाहर होना नहीं चाहिए। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। कार्यकाल क्या होता है इसका, शपथ कौन ग्रहण करवाता है इसका, वेतन भत्ते कितने होते हैं, पद की रिक्ति कैसे होती है इसकी, इसके कार्य क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम देख लेते हैं। जो नियुक्ति होती है कैग की, ये राष्ट्रपति के द्वारा होती है। जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, वो प्रेसिडेंट, इनके द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और जो इनका कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। अगर 6 हो जाता है पहले तो 6 माना जाएगा, अगर 65 हो जाता है तो 65, जो भी पहले हो जाएगा उसी को माना जाएगा। और शपथ कौन दिलाता है इनको, शपथ दिलाते हैं इनको प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी प्राधिकारी नियुक्त किया जाए वही इनको शपथ दिलाता है AGI को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। वहीं जो इनके वेतन और भत्ते होते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हीं के समान होते हैं। लगभग 2.25 लाख रुपये इनके वेतन होते हैं। वहीं जो पद की रिक्ति होती है इनकी, ये सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हीं के समान इनकी नियुक्ति होती है। या तो कार्यकाल इनका पूरा हो जाए तब इनकी पद की रिक्ति हो जाएगी। और इनका कार्य क्या होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, तो इनका जो पहला काम है, इनका जो प्रथम काम है ये है कि भारत की जो संचित निधि होती है तथा लोक लेखा तथा राज्य की जो आकस्मिक निधि होती है तथा राज्य के लोक लेखा के व्यय का जो परीक्षण करना तथा सभी तरह के जो व्यय हैं उनका लेखा जोखा इनको तैयार करके रखना है। जो भी भारत संचित निधि से लोक लेखा या राज्य की जो आकस्मिक निधि होती है उससे जो भी व्यय होता है उसको इनको देखना है कि जो व्यय हो रहा है सही हो रहा है या गलत हो रहा है। भारत तथा राज्य की संचित निधि तथा संघ राज्य जो यूटी होते हैं, संघ राज्य क्षेत्र जिनमें विधानसभा है, उन सभी के व्यय संबंधी जो लेखा हैं उनका परीक्षण करना। वहीं जो अगला इनका है, तीसरा नंबर है इनके लिए, केंद्र तथा राज्य सरकार की किसी विभाग के सभी व्यापार तथा विनिर्माण में जो भी लाभ हानि हुए हैं उनके संबंधी लेखा है या जो तुलना पत्र है का लेखा परीक्षण करना। जो भी व्यापार हो रहे हैं किसी विभाग संबंधित जो केंद्र या राज्य से संबंधित है उसमें क्या लाभ और क्या हानि हो रहा है उसका भी लेखा इनका काम है करना। राष्ट्रपति तथा गवर्नर यानी राज्यपाल के निवेदन पर अन्य प्राधिकारी के लेखा का निरीक्षण करना। जो अन्य प्राधिकारी होते हैं वो जो काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, जो भी ऑडिट कर रहे हैं उनका भी अगर राष्ट्रपति या जो राज्यपाल होता है अगर निवेदन करे इनसे तो उसकी भी इनकी जांच करना इनका काम होता है। केंद्र तथा राज्यों के लेखाओं के संबंधी रिपोर्ट जो होते हैं राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को देना इनका काम है, जो कि संबंधित विधानमंडल में प्रस्तुत करवाते हैं। वो जो भी ये देते हैं रिपोर्ट अपनी, जो राष्ट्रपति और राज्यपाल होते हैं अपनी जो संबंधित उनका विधानमंडल होता है वहाँ पर प्रस्तुत करवाते हैं उसको। वहीं है वो राष्ट्रपति में इस संबंध में सलाह देता है कि केंद्र व राज्य, जो केंद्र और राज्य है कि जो लेखाओं ने किस प्रारूप में रखा जाना है, जो लेखा है उसको किस प्रारूप में रखा जाना है, ये राष्ट्रपति को सलाह भी देता है। और जो कैग होता है निम्नलिखित प्रति या व्यय का लेखा परीक्षक करता है, चाहे वो सरकारी कंपनी का हो,
केंद्र सरकार द्वारा सहायता प्राप्त, जिसे भी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त है, कोई भी हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, लेकिन जो भी सरकार द्वारा वो सहायता प्राप्त हो उसकी भी ये ऑडिट करता है, उसका भी लेखा परीक्षक करता है, ये जो लेखा एवं महापरीक्षक होता है। इस संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको भी हम देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन है कैसे क्वेश्चन आते हैं लेखा एवं महापरीक्षक से। जो पहला क्वेश्चन is संबंधित कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कैसे की जाती है। जो इनकी नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय जो संविधान है 148 का सब क्लास ए के तहत जो है नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक होते हैं इसकी जो नियुक्ति है भारत के जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आपने इसको सबसे पहले ही देखा होगा। वहीं जो अनुच्छेद 151 का 1 है के अनुसार भारत का नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक होता है भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है ये। तथा अनुच्छेद 151(2) के अनुसार राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण करके रिपोर्ट संबंधित राज्यपाल को सौंपता है। अभी आपने देखा होगा जहाँ पे था कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संबंधित जो कार्य होते हैं कौन कौन से काम होते हैं, तो वहाँ पे आपने इन सभी के बारे में भी आपने देखा था। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जो भी आपके दोस्त हों या कोई ग्रुप हो वहाँ पर भी आप शेयर करें वीडियो को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। तो होता है अनुच्छेद 148 के तहत भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है जिन्हें कहा जाता है कैग। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत करवाता है। तो अभी आपने देखा होगा था कि जो संघ के मामले हैं उनको राष्ट्रपति के पास देता है, वहीं जो राज्य के होते हैं उनको राज्यपाल के पास प्रस्तुत करवाता है, जो कि अपने संबंधित विधानमंडल में उसे प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया जाता है। तो ये कौन होता है, ये होता है राष्ट्रपति। संविधान में इसका संविधान में किया गया अनुच्छेद 148 के तहत इसका सृजन किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की नियुक्ति या कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए। और ये है जो अनुच्छेद 148 का 3 है उसमें दिया गया है कि इनकी जो नियुक्ति है जो इनका कार्यकाल होगा कितना होगा, सेवा शर्तें कितनी होगी इनकी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी यहाँ पे देखना है कौन सा सही नहीं है। जो इनकी नियुक्ति है राष्ट्रपति करता है ये सही है। यहाँ पे इनका जो वेतन होता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, ये भी सही है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वो अन्य सरकारी सेवाओं में अयोग्य हो जाते हैं, ये भी सही है। इनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये गलत है क्योंकि आपने देखा था अभी यहाँ पे कि इनको सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हीं के रीस से इनको हटाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148(1) के अनुसार इनकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करता है। कैग की जो पदच्युत है राष्ट्रपति नहीं करता है बल्कि उसे उसी रीत से हटाया जाता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। संविधान की जो दूसरी अनुसूची का प्रावधान 12(1) है के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन दिया जाता है। अनुच्छेद जो वहीं 148 का 4 है के अनुसार सेवानिवृत्ति के पश्चात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के या किसी भी राज्य सरकार के अधीन पद से जो होते हैं अयोग्य होते हैं, किसी भी ये पद पर कार्य नहीं कर सकते हैं। वहीं है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक होता है उसे पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित से किसके समान है। तो इसे आपने देखा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान इसकी प्रक्रिया है। अगर अभी तक आपने इसको वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नियंत्रक कथन ए है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की
वैधता सुनिश्चित करना अपितु औचित्य भी है। वहीं है उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना भी है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी, ए और दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। इसकी आप व्याख्या भी देख सकते हैं कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसका कर्तव्य ये है कि जो भी व्यय होता है उसकी वैधता और औचित्य दोनों को सुनिश्चित करना है कि जो व्यय हो रहा है सही हो रहा है या गलत हो रहा है, क्योंकि उसे ये निर्धारित करना है कि वित्तीय जो प्रशासन है के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों का जो अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो पैसा है वो सही जगह जा रहा है नहीं जा रहा है, इसे भी इनका काम है ऑडिट करना। निम्नलिखित कथनों में से एक भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पालन नहीं करता है, यानी कौन सा इसमें सही नहीं है। तो भारत की संचित निधि से होने वाले व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनसे संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। तो आपने देखा था कि इनके जो काम होते हैं उनमें देखा था कि ये जो भी व्यय होते हैं उनका ऑडिट करना होता है, वहीं जो है इनका प्रतिवेदन ही प्रस्तुत करने का काम होता है राष्ट्रपति को, और जो राज्य संबंधित होता है वहाँ पे होता है जो राज्यपाल होते हैं उनको प्रस्तुत करना होता है इन्हें। आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाले व्ययों का लेखा परीक्षा करना और उनसे संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। तो आपने देखा था इसके अभी जो कार्य होते हैं उन्हीं में कि जो आकस्मिकता निधि होता है इसका भी ये ऑडिट करते हैं। वहीं सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की जो लेखा परीक्षा है करना और उससे संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। तो ये भी आपने देखा था कि जो व्यापार होते हैं उससे संबंधित, अगर आपको याद ना हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी आपने देखा था कि जो भी व्यापार होता है उससे संबंधित जो ऑडिट होता है उन्हें करना होता है। आप देख लीजिए यहाँ पे कि जो केंद्र और राज्य सरकार संबंधित किसी भी विभाग में व्यापार तथा विनिर्माण में जो लाभ हानि होता है उसे भी काम करना इनका होता है। तो अभी आपने पढ़ा है, अगर आप थ्योरी सही से देख लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप ना कर पाएँ। इसलिए कहते हैं कि आप जो है सही से थ्योरी को पढ़िए और आपका जो क्वेश्चन है ज़रूर हल हो जाएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और आप देख रहे होंगे कि हम सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो भी आप थ्योरी पढ़ते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन भी आप अंत में देखते हैं। और है कि ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन जो कि आपसे ना हो पाए, और जो नहीं भी हो पा रहा है उसको भी देखेंगे, क्योंकि जो भी कठिन होता है अगर उसको हम बार बार देखते हैं तो अभी एक दिन सरल हो जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है कि यहाँ पे एक कहा गया था इसमें कि संबंधित नहीं है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसकी व्याख्या है यहाँ पे आप सही से देख लीजिए कि भारत में के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम पर नियंत्रण का कार्य नहीं करता है, बल्कि इसकी लेखा परीक्षक करता है। जो भी धन की प्राप्ति है या जो निर्गमन हो रहा है, निर्गम जो जा रहा है उसका नियंत्रण काम नहीं है, लेकिन जो भी कार्य हो रहा है उसका लेखा करना काम है कि जो हो रहा है सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो इसके बारे में आप जो व्याख्या इसकी देख सकते हैं कि ये केंद्र और राज्य सरकारों के राजस्व से भारत के अंदर तथा बाहर किए गए व्यय का जो है लेन देन की लेखा परीक्षा करता है। ये व्यापारिक निर्माण संबंधी लाभ हानि का लेखा करता है। ये भंडार गृहों का लेखा परीक्षा करता है। राष्ट्रपति के आदेश पर स्थानीय निकायों का भी लेखा परीक्षा करता है। ये सरकारी कंपनी या निगमों का लेखा परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप देख सकते हैं इसके जो होते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक होता है अपने नाम के अनुरूप भारत के वित्त पर नियंत्रक का कार्य न करके केवल उसकी परीक्षा का कार्य करता है, जबकि जो ब्रिटेन का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है दोनों प्रकार काम करते हैं, यानी कि ये कार्य भी करता है और उन पे जो है नियंत्रण का भी काम करता है, यानी दोनों तरह काम करता है वहाँ पे ब्रिटेन में। वहीं जो अगला क्वेश्चन संबंधित लेखा परीक्षा संबंधित जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य है कि उन सभी प्राप्तियों का लेखा परीक्षा करे जो कि भारत की संचित निधि में संदेह हो। वहीं जो अगला है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत
में रिपोर्ट देने का भी प्राधिकार है। तो यहाँ पे देखना है कि कौन सा चुनाव सही है। तो यहाँ पे जो सही है वो ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पे दोनों सत्य हैं, क्योंकि आपने इसको पीछे देख ही लिया है यहाँ पे क्या क्या इनके काम है, क्या काम इनका नहीं है। इसीलिए यहाँ पे दोनों सही हैं। इनका ये भी काम है कि जो भी प्राप्तियाँ हैं उनका लेखा परीक्षा करें संचित निधि संबंधित, वहीं जो भी भंडार गिरे हैं उनका लेखाओं का भी परीक्षा करना है इनका काम। वह अगला जो क्वेश्चन है कैग से संबंधित, कैग का महत्व क्या है। तो जो कैग है संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है। जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात वित्तीय आपात घोषित करता है, कैग की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। वहीं जो ऑप्शन नंबर 3 है, कैग के प्रतिवेदन से मिली जानकारी के आधार पर जांचकर्ता एजेंसी उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। वहीं जो अगला है, जो कैग हैं, कैग को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं जो कि सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षा और लेखा जांचते समय कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सके। तो यहाँ पे कौन सा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। जो 2 और 3 है यही दोनों सही हैं। 2 और 3 ये दोनों सही हैं, और जो 1 और 4 है ये दोनों गलत है, क्योंकि इनके पास ये कानून नहीं है कि ये किसी पर अभियोग चला सकें। वहीं जो है जो राष्ट्रीय आपात है और वित्तीय आपात है, इससे संबंधित भी इनके पास कोई भी प्रावधान नहीं है। आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 148 जो 1 है के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पद है उसका सृजन किया गया है, जिसे संघ एवं राज्यों के लेखाओं से संबंधित नियंत्रक एवं अधीक्षण शक्तियाँ प्राप्त है। इसके द्वारा प्रस्तुत लेखाओं केंद्रीय मंत्रालयों से संबंधित पर संसद की लोक लेखा समिति के विचार विमर्श होता है। इसके प्रतिवेदन के आधार पर जांच एजेंसी आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल करती हैं। जो अन्य दोनों प्रश्न हैं वो सही नहीं है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।